साथियों नमस्कार। बी जॉय के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी मित्रों का स्वागत है। साथियों, आज से हम वीडियो स्पेशल क्लास शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हम ये वीडियो से संबंधित जितने तीनों पेपर होने हैं, जिसमें आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर ये हिंदी परिज्ञान एवं लेखन योग्यता, सामान्य बुद्धि परीक्षण और सामान्य जानकारी, तीनों पेपरों को हम कोशिश करेंगे कि क्या करेंगे कि इसको हम क्वेश्चन आंसर के माध्यम से इसको कवर करने की कोशिश करेंगे। अगले 30 दिनों में, अगले 30 दिन में हम लोग इसको क्वेश्चन आंसर के माध्यम से कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। और जहाँ पर मुझे लगेगा कि थोड़ा सा ब्रीफ करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा आगे पीछे बताने की ज़रूरत है, वहाँ पर मैं कोशिश करूँगा समय जैसे रहेगा उस हिसाब से आप लोगों को ब्रीफ करने की, आगे पीछे थोड़ा बता के उसको चीज़ों को समझाने की। और नहीं तो कम से कम सिलेबस को कंप्लीट करा के और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों को हल करके, कि इतने क्वेश्चन हल कर लें हम लोग जितने यूपीएससी ने अभी तक पूछे हैं, या उसके अलावा यूपीएससी और यूपीपीएससी में या किसी अन्य एग्ज़ाम में और ज़्यादा, जहाँ पर हिंदी पूछी जाती है, सामान्य बुद्धि परीक्षण पूछा जाता है, सामान्य जानकारी पूछी जाती है, वहाँ से क्वेश्चनों को लेकर के ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को हल करने की कोशिश करेंगे, जिससे कि हमारा ज़्यादा से ज़्यादा पोर्शन तैयार हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर हम लोग ला सकें। जैसे हिंदी में, चूँकि हिंदी हम पहले पढ़ा भी रहे थे आप लोगों को, तो हिंदी में हमने कहा था कि 40+ नंबर लाया जा सकता है। तो आप कोशिश यही करिएगा कि जितने क्वेश्चन हम लोग करेंगे वो तो करेंगे ही करेंगे, बाकी जो याद करने वाली चीज़ें हैं और जो चीज़ें हैं थोड़ा प्रैक्टिस करने वाली, वो आप लोग भी अपनी तरफ से कुछ करते रहेंगे, ताकि वास्तव में हम लोग इसको इस नंबर तक पहुंच सकें, 45 तक। और सामान्य बुद्धि परीक्षण को भी क्वेश्चन पेपर के जरिए सॉल्व करेंगे और कोशिश करेंगे कि हम लोग करीब 40 क्वेश्चन इसमें कर सकें। और सामान्य जानकारी में भी हम लोग कोशिश करेंगे कि 40 क्वेश्चन को आराम से कर सकें। इतना ज़्यादा हम क्वेश्चनों को हल करने की कोशिश करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये 125 क्वेश्चन का ये टारगेट लेकर के हम लोग चलेंगे कि 125 क्वेश्चन हम एग्ज़ाम में टच करें, क्योंकि आप लोग जानते हैं माइनस मार्किंग 1/2 है, तो उस हिसाब से ये काफ़ी होगा मेरे ख्याल से 125 क्वेश्चन को सॉल्व करना। अगर इसमें कुछ गलत वगैरह भी होता है और कुछ 4 से 5 क्वेश्चन के बीच में, तो ये मान के चलिए कि 115 से 20 के बीच में हम लोग रहेंगे। और इतना मेरे ख्याल से सेफ होगा क्वेश्चन सिलेक्शन पाने के लिए। तो ये हमारी रणनीति होगी और आप लोग कोशिश करिएगा कि हम लोग साथ में लगे रहें 30 दिनों तक। और उसके लिए आप लोगों को क्या करना होगा कि लगातार आप वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, जिस चीज़ की ज़रूरत हो आप लोग उसको बताते जाइएगा, जहाँ पर कमी आए उसको सजेस्ट करते जाइएगा, क्योंकि कोई भी टीचर अपने आप में पूरी तरह से कंप्लीट नहीं होता। तो आप लोगों को भी जितना ज़रूरत एक स्टूडेंट को टीचर की होती है, उतना एक टीचर को भी स्टूडेंट की होती है। आप लोगों के सपोर्ट की अपेक्षा रहेगी मुझे, और इस वीडियो को पूरा अंत तक 30 दिन तक पूरा करते रहने की, उसमें थोड़ा सा मन लगा रहेगा और सब कुछ रहेगा तो हम लोग कर ले जाएंगे। और तेज़ी से करेंगे, कोशिश यही करेंगे, तेज़ी से करेंगे। तो आप लोग साथ रहिएगा, देखते हैं क्या हो सकता है। तो चलिए आज हिंदी से शुरू करते हैं, हिंदी परिज्ञान एवं लेखन योग्यता से। तो जो हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था वर्णमाला, उसी के क्वेश्चन को लेकर के पहले चलते हैं। ये हमने एक बुक से क्वेश्चन को उठाया है। इसमें अभी तक हर एग्ज़ाम में हिंदी भाषी क्षेत्र में जहाँ भी ये सब एग्ज़ाम में हिंदी पूछा जा चुका है, वहाँ से इन्होंने सारे क्वेश्चन को उठाया है, सारे एग्ज़ाम्स के। जैसे देख रहे हैं यूपी टीजीटी पीजीटी और आरओ एआरओ और यूपी सारे एग्ज़ाम के क्वेश्चन को इन्होंने एक जगह कलेक्ट किया है। तो मैंने PDF फॉर्म में इसको ले लिया है और वहीं से सॉल्व करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसी तरह से और जगह से जहाँ से भी मुझे मिलेंगे क्वेश्चन, मैं उनको लूँगा और आपको करवाने की कोशिश करूँगा। इसी तरह से
जीके में भी क्वेश्चन लूँगा, उसको करवाने की कोशिश करूँगा और उसके आगे पीछे कुछ बताने की कोशिश, और उसी तरह से क्या नाम से समान बुद्धि परीक्षण में भी कोशिश करेंगे। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को जगह जगह अलग अलग जगह से उठाएंगे और आपके पास रख कर उसको व्याख्या करने की कोशिश करेंगे। तो आप लोग साथ में लगे रहिएगा। उम्मीद करता हूँ कि मैं ठीक से करवा पाऊँगा और हो सकता है अपनी बात को ठीक से आप तक पहुँचा सकूँ और आपको समझा सकूँ। मेरा पूरा प्रयास यही रहेगा। आइए वीडियोस को शुरू करते हैं, इसके माध्यम से हम लोग बीच बीच में बात भी करते रहेंगे। तो देखिए, इसमें वर्णमाला में सबसे पहला क्वेश्चन वर्णमाला से ही है कि वर्णमाला किसे कहते हैं। ये हमने पढ़ाया था, तो वहाँ पर भी हमने जिक्र किया था। शब्द के समूह को, वर्णों के संकलन को, शब्द गणना को, या फिर वर्णों के व्यवस्थित क्रम को। हम लोगों ने कहा था वर्णों के व्यवस्थित क्रम को क्या कहा जाता है? वर्णमाला कहा जाता है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो आप जानते हैं भाषा की सबसे छोटी इकाई जहाँ पूछे वहाँ पर आप क्या बताएंगे? शब्द। ठीक है। जब ध्वनि की सबसे छोटी इकाई या वर्ण की सबसे छोटी इकाई पूछेगा, क्योंकि ध्वनि से वर्ण बनता है, ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं, तो वो सबसे छोटी इकाई वर्ण होगा। वहाँ पर वर्ण और शब्द में कंफ्यूज ना होइएगा। जब भाषा की सबसे छोटी इकाई पूछे तो आप लोग शब्द ही आंसर दीजिएगा। और अगला क्वेश्चन है हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं? तो इसकी भी चर्चा हम लोगों ने की थी। 52 होते हैं। और भाषा की सबसे छोटी इकाई, ये क्वेश्चन भी वही है। देखिए, भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? भाषा की सबसे छोटी इकाई, तो आप क्या बोलेंगे? भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? भाषा की सबसे छोटी इकाई शब्द होनी चाहिए। भाषा की सबसे छोटी इकाई शब्द। ठीक है। ठीक, भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई। और अगला क्वेश्चन है व्यंजन और स्वर के संयुक्त रूप को क्या कहते हैं? व्यंजन और स्वर। आप जानते हैं कोई भी अक्षर जब हम लोग लिखते हैं, जैसे मान लीजिए का अगर अक्षर है, इसमें देखिए क्या क्या हमने बताया था। इसमें आपको क मिला होगा प्लस आ मिला होगा। तो यहाँ पर क्या हो गया? आ स्वर था और का व्यंजन था। तो व्यंजन और स्वर दोनों मिल करके क्या बना रहे थे? ये अक्षर बना रहे थे। ठीक है। हिंदी भाषा में कितने स्वर होते हैं? कितने स्वर होते हैं? तो 11 स्वर होते हैं। हिंदी भाषा में कितने व्यंजन होते हैं? तो व्यंजन की संख्या 33 है। अब थोड़ा सा और आगे पीछे हो गई है, लेकिन अभी तक तो खैर 33 ही माना जा रहा है। एक से अधिक क्या हिंदी भाषा में कितने व्यंजन होते हैं? तो इसके 33 हो गए। और आगे देख लीजिए, आगे है एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? यहाँ पर देखे था आपने, वर्ण में जब बना था तो अक्षर ही कहेंगे। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? वही क्वेश्चन फिर से आ गया, 33। जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है, स्वतंत्रता से होता है, ये भी हमने बात की थी कि हवा कहीं भी मुख में कहीं भी टच नहीं करती, कहीं भी रुकती नहीं, पूरी तरह से स्वतंत्र होती है। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? वो क्या कहलाता है? स्वर कहलाता है। ठीक है, वो क्या कहलाता है? स्वर। आगे आ जाते हैं, आगे देख लेते हैं हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं? हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं? तो आप जानते हैं 2 प्रकार की। ठीक है, ध्वनि कितने प्रकार की होती है? ध्वनि 2 प्रकार की होती है, एक स्वर और व्यंजन। वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो स्पर्श व्यंजन हमने बताया था कहाँ से?
का वर्ग, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग करके ऐसे हमने बताया था कितने वर्ग थे, 5 वर्ग थे। और पांचों वर्गों में हर वर्ग में कितने अक्षर थे, तो 5 थे। तो पांचों को मिला करके इस पर व्यंजन कितने, का से माँ तक कितने थे, 25 थे। कितने, 25 थे। और भाषा के सार्थक लघुत्तम, देखिए यहाँ पर सार्थक बोल रहा है, सार्थक लघुत्तम इकाई, भाषा की ऐसी इकाई जो लघुत्तम हो और सार्थक हो, तो उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे हम लोग शब्द। ठीक है, सार्थक और लघुत्तम। ठीक, अब आगे आ जाते हैं। लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहा जाता है, लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को, लिपि चिन्ह वही हो गया जब हम लिपि चिन्ह को किसी भी ध्वनि को लिपिबद्ध कर देते हैं तो वो क्या हो जाता है, वो वर्ण हो जाता है। और वर्ण के क्रमबद्ध समूह को क्या बोलते हैं, वर्णमाला बोलते हैं। तो 14 नंबर के आंसर क्या हो गया, डी। वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं, वही बात हो गई, वर्णों के समुदाय को वर्णमाला ही कहेंगे। हिंदी भाषा में कुल कितने व्यंजन हैं, कुल कितने व्यंजन हैं, तो इसके लिए आप लोग क्या बोलेंगे, इसके लिए 33 ही व्यंजन लगाएंगे। शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, शब्द की सबसे छोटी इकाई की बात कर रहा है, शब्द की सबसे छोटी इकाई। शब्द से नीचे क्या होता है, यहाँ पर हमने बताया था पहले शब्द होता है, ठीक है, उसके बाद क्या होता है, अक्षर होता है। ठीक है, मान लीजिए का को ही लेते हैं, फिर उसके नीचे आ जाता है क्या, क प्लस अ, और इसे हम लोगों ने क्या बोला था, इसको वर्ण बोला था। तो सबसे छोटी इकाई क्या हो जाएगी इसकी, यहाँ नीचे देख लीजिए, सबसे छोटी इकाई क्या हो जाएगी, वर्ण हो जाएगी। और निम्न में से दीर्घ स्वर कौन से हैं, दीर्घ स्वर, तो दीर्घ स्वर में ये जो मात्रा वाले आते हैं, ये जहाँ पर ई प्लस ई, ये छोटी ई है, ई प्लस ई मिल करके बड़ी ई बन जाता है, ये दीर्घ स्वर है इनमें से। ठीक है, आगे आ जाइए। निम्न में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है, ठीक है, मूल दीर्घ स्वर नहीं है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, इसमें देखिए ये आ, ये ऊ, ये तो आप जानते हैं, आ और आ से मिलके आ बनता है, ई और ई से मिलके ई बनता है, ऊ और ऊ मिलके ऊ बनता है। तो ये क्या है, ये मूल दीर्घ स्वर हैं। ठीक, तो बच कौन सा रहा है, ये बच रहा है, तो ये मूल दीर्घ स्वर नहीं है। हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है, ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है, कितनी है, 4 है, ये हमने पहले भी बताया है, ह्रस्व स्वरों की संख्या 4 है। निम्न में से दीर्घ स्वर कौन सा है, अब दीर्घ स्वर बताना है आपको, दीर्घ स्वर कौन सा है, तो यही है। उसके बाद किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है, ये भी हमने बताया था, 2 मात्रा का समय, 3 मात्रा का समय, 1 मात्रा का समय। तो जिसमें दीर्घ स्वर में कितने मात्रा, 2 मात्रा का समय लगता है, तो इससे भी ज़्यादा समय किस में लगेगा, 3 मात्रा का समय। और 3 मात्रा का समय किस में लगता है, प्लुत में लगता है। ठीक है, अब आगे वही क्वेश्चन फिर से, प्लुत स्वर कौन सा है, प्लुत स्वर को सिंबल को हमने बताया था कि हिंदी के 3 से हम लोग डिनोट करते हैं। ठीक है, जिसमें 3 मात्रा का, हिंदी के 3 से, तो किस में लगा हुआ है, ये इसमें लगा हुआ है, ओम। ठीक, हिंदी वर्णों का वर्गीकरण जब जीभ के भाग के आधार पर, जीभ के भाग के आधार पर, अग्रभाग, पश्च भाग, मध्य भाग, इस तरह से है ना, जीभ का भाग कौन सा यूज हो रहा है, तो उसके आधार पर किया जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा भेद किसके अंतर्गत, इसके अंतर्गत नहीं आएगा। ठीक है, नहीं पे ध्यान दीजिएगा, तो कौन सा इसके अंतर्गत नहीं आएगा। देखिए मध्य भाग, अग्रभाग, पश्च भाग, ये जीभ के भाग हो गए, लेकिन विवृत जो है ये इसका भाग नहीं है। ठीक है, विवृत इसका भाग नहीं है, ये संवृत और विवृत के आधार पर जब बांटा जाता है तब होता है। मध्य स्वर किसे कहते हैं,
मध्य स्वर में कौन सा आएगा, ई ऊ ए। जब इसको आप करेंगे तो मध्य स्वर में कौन सा आएगा, ये वाला आएगा। जब अ बोलेंगे आप तो तो ये जीभ के मध्य भाग से आता है, तो इसको क्या बोलेंगे, मध्य स्वर कहेंगे। ठीक है, मध्य स्वर कौन सा है। भाषा विज्ञान की दृष्टि से ऊ यानी बड़ा ऊ किस प्रकार का स्वर है। ठीक है, बड़ा ऊ किस प्रकार का स्वर है। बड़ा ऊ निम्न में से बड़ा ऊ किस प्रकार का स्वर है, तो ये है आपका पश्च स्वर। ऊ बोलकर देखेंगे तो ये पश्च स्वर में आएगा। ठीक है, ऊ स्वर जब गिनेंगे अ ई ऊ। ठीक है, ये मेन स्वर जो होते हैं उसमें के पश्च स्वर में ये आएगा। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर संवृत्त है। अब संवृत्त विवृत्त के आधार पे पूछ रहा है, तो किसमें संवृत्त हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ई। ठीक है, ई संवृत्त हो जाएगा। संवृत्त विवृत्त हमने बताया है, पीछे जाकर के उसको देख लीजिएगा, थोड़ी सी परिभाषा है उसमें और कुछ पहचानने का तरीका भी बताया गया है। अर्धवृत्त जो बोलते समय अर्धवृत्त बनता है, उसमें अर्धवृत्त स्वर कौन सा आएगा, कौन से शब्द बनाते हैं अर्धवृत्त। ऐसा नहीं कि एक जो इसमें दिया यही बनाते हैं, और भी हैं उसमें, उसको आप लोग देख लीजिए उसमें जाकर के। तो इसका जो होगा ये ए क्या होगा, अर्धवृत्त बनाता है ए। स्वरध्वनि, स्वरध्वनि के प्रकार कितने हैं, स्वरध्वनि के प्रकार कितने होंगे। एक तो ये हो जाएगा प्लुत स्वर होगा, दीर्घ स्वर होगा, ह्रस्व स्वर होगा। इसमें स्वर सब में लगा हुआ है ना, प्लुत स्वर, दीर्घ स्वर, ह्रस्व स्वर। जब ये तीनों हो जाएगा तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी, तीनों। हिंदी की अग्र आवृत्ताकार और संवृत्त स्वर ध्वनि है, मतलब तीनों के गुण जिसमें हैं वो कौन से हैं। ठीक है, वो कौन से हैं, वो ई। क्या है इसमें, ये अग्र भी है, ई आगे से भी बोला जा रहा है। आवृत्त, आवृत्ताकार जिसमें वृत्त नहीं बनता है, और संवृत्त स्वर। ठीक है, आवृत्ताकार और संवृत्त स्वर। ठीक, ये कौन सा है, ई। स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय, अब ये समय के आधार पर पूछ रहा है कि जब उच्चारण करते हैं हम लोग तो कितना जो समय लगता है, लगने वाले समय को क्या कहा जाता है। तो वो हमने बताया था, जब 1 मात्रा का समय लगता है, 2 मात्रा का समय लगता है, 3 मात्रा का समय लगता है, तो उसके उच्चारण में जो समय लगता है, किस चीज़ का समय लगता है, वो मात्रा को बोलने में समय लगता है। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, मात्रा। मात्रा स्वर को क्या कहा जाता है। ठीक है, मात्रा स्वर को क्या कहा जाता है, तो ये हो जाएगा आपका बी, समरूप। ठीक है, ओ और औ किस प्रकार के वर्ण हैं। ठीक है, ओ और औ किस प्रकार के वर्ण हैं, तो ये कहाँ से बोले जाते हैं, कंठ ओष्ठ। ये दोनों, इसमें कंठ और ओष्ठ दोनों का प्रयोग होता है। कंठ मतलब गले के नीचे वाला भाग, ये गले वाला भाग, और ओंठ को भी, दोनों को जब मिला के बोलते हैं तो हम लोग क्या बन जाता है, कंठोष्ठ। बोल कर देखेंगे तो फिर थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। बाकी नोट्स में आप लोग देख लीजिए, पिछली बार जो पढ़ाया गया था उसमें। स्वर किसका भेद है, स्वर किसका भेद है ये। ठीक है, स्वर को जब बांटा जा रहा है तो स्वर किसका भेद बताया जा रहा है, ये समास का। सॉरी, समास कहाँ से आ गया बीच में, क्योंकि अभी तो ये सब हमने पढ़ा नहीं, समास, संधि और ये सब। तो स्वर किसका भेद है, स्वर और व्यंजन दोनों चीज़, व्यंजन और स्वर, ये हम लोग किस में बांटते थे, जब हम लोग क्या पढ़ते थे, वर्ण। वर्ण को स्वर और व्यंजन में बांटते थे, इसलिए इसका आंसर स्वर वर्ण होगा, समास नहीं।
इसको आप लोग, ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, आपका वर्ण सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है? क्या कह रहा है? नहीं है, संयुक्त स्वर नहीं है, निम्न में से कौन सा? तो संयुक्त स्वर में जो आएगा उसको आप लोग देख लीजिए। ये ए जो है इसमें भी दो स्वरों से मिल करके बना हुआ है, ये भी दो स्वरों से मिल के बना हुआ है, ये भी दो स्वरों से मिल के बना हुआ है। और ऊ क्या है? ये दीर्घ स्वर है। क्या है ये? दीर्घ स्वर है। ऊ यानी बड़ा ऊ दीर्घ स्वर है, मतलब ये स्वयं अब दो ही स्वर मिल के बने हैं, खुद छोटा ऊ और छोटा ऊ मिल करके बड़ा ऊ बना है। ठीक है, इसको भी आप पीछे जाके देखेंगे तो डिटेल में बताया गया है, उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर कंठ तालव्य? कंठ तालव्य मतलब, कंठ का मतलब आप समझते हैं गले वाला भाग, तालव्य मतलब तालू वाला भाग, दोनों उसमें साथ में आता है। तो कंठ तालव्य कौन सा हो जाएगा? ए। जब बोलेंगे ए तो देखिए यहाँ पर तालू का भी यूज हो रहा है और कंठ का भी यूज हो रहा है। तो कंठ तालव्य में और भी आते हैं, कंठ तालव्य हमने बता रखा है, उसको देख लीजिएगा। निम्न में से कौन से शब्द में अनुनासिकता, अनुनासिकता, अनुनासिक का मतलब जानते हैं, जिसमें हमने बताया था कि चंद्र बिंदु लगता है, अनुनासिक, अनुनासिकता है। ठीक है, किसमें है अनुनासिकता? संभालना जब बोलेंगे तो इसमें देखिए अनुनासिकता थोड़ा से संभव में म आ रहा है, संभावना में ऐसा कुछ आ नहीं रहा है, संभावित में नहीं आ रहा है, लेकिन संभालना भाग में आ के ऊपर यहाँ पर जैसे कि लग रहा है कि चंद्रबिंदी लगी हुई है, संभालना। ठीक है, थोड़ा सा इसमें अनुनासिकता का गुण पाया जा रहा है। ठीक, उसके बाद इसको देख लीजिए, कौन से शब्द में अनुनासिकता है? अब वही क्वेश्चन यहाँ पर भी है, कौन से शब्द में? तो यहाँ पर सीधा लगाया ही हुआ है, आप इसको देख ही सकते हैं। किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ और तालु? कहाँ से? कंठ और तालु से। ठीक है, कंठ और तालु से कहाँ? वो पीछे क्वेश्चन था, यही वाला है, ए और ए जो उसमें था। ए के उच्चारण स्थान का नाम क्या है? ये वही क्वेश्चन है, कंठ और तालव्य। तो स्वर ए का उच्चारण स्थान ये भी वही है, क्या? कंठ तालव्य। मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? एक मात्रिक, दो मात्रिक, तीन मात्रिक स्वर हमने बात की थी। तो कितने हो जाएंगे? कितने हो जाएंगे? 3। वर्ण तालिका के अनुसार, वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत। ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत क्या हैं? क्या है? तो स्वर, उनमें सब में स्वर ही लग रहा था, तो स्वर है। जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है, केवल मुख से निकलती है। ठीक है, केवल मुख से निकलती है, उसे क्या बोलते हैं? वृत्ताकार, समवृत्ताकार और अनुनासिक। अनुनासिक में तो नाक भी आ जा रही है, समवृत्त में भी नहीं होगा, वृत्ताकार होगा तो तब भी केवल मुंह से नहीं निकलेगा। अब ये बचता है क्या? निरानुनासिक स्वर। एक तो इसमें स्वर लगा हुआ है, ऊपर निरानुनासिक मतलब नाक का सहारा उसमें नहीं लेना होगा। ठीक है, तो ये केवल मुंह से निकलते हैं, तो वही कौन से? निरानुनासिक। ठीक, अब आगे आ जाइए। यहाँ पर कंठ तालव्य कौन सा है? कंठ और तालव्य, तालव्य मतलब वही तालु जो अभी बात हुई थी, कंठ और तालव्य। तो कौन सा बनेगा? ए और ओ, अभी ऊपर बात हुई थी इन सब, ए और ए। ठीक है, कौन सा होगा? ए और ए। आगे आ जाते हैं, यहाँ पर देख लीजिए, निम्नलिखित में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं? कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं? मतलब जो कंठ से बोली जाती हैं। ठीक है, जैसे क वर्ग हो गया, क, ख, ग, घ, ये सब अंगा जितने भी हैं, ह हो गया, अह हो गया, ये सब मतलब ये कहाँ से बोली जाती हैं? ये आपका कंठ से बोली जाती हैं। तो उसमें सूत्र भी हमने लिखाया है, उसको भी देख लीजिएगा। और यहाँ तो क और ख ये तो
कंठ से बोली जाती हैं, ये तो आप जानते ही होंगे। निम्नलिखित में से हिंदी की कंठ ध्वनियाँ, अब यहाँ भी कंठ ध्वनियाँ आ गई। कंठ ध्वनियाँ में यहाँ पर तो क और खा तो दिया हुआ है, लेकिन कौन सा नहीं दिया था? तो फा, ई और ना, ये सब तो है नहीं। हा बताए थे हम, हा और अहा वो भी होगा। घा का उच्चारण स्थान कौन सा होगा? क, ख, ग, घ, ठीक है। घा का उच्चारण स्थान कौन सा होगा? तो का वाले ग्रुप में ही आ रहा है ये, तो इसका उच्चारण स्थान कौन सा होगा? कंठ होगा। और निम्न में से कंठ वर्ण कौन कौन से हैं? अब इसमें आप देख लीजिए, ठीक। कंठ कहाँ से बोला जा रहा है? देखिए उसमें आ भी आता है, हा भी आता है, का खा भी आता है और विसर्ग भी आता है। ये दोनों तो हमने बता ही दिए थे, और एक आ रह गया था, बाकी का वर्ग का पूरा ग्रुप रहता है, और ये आपको हो गया आंसर बी। निम्न में से कंठ वर्ण कौन सा है? अब इनमें से कंठ वर्ण कौन सा है ये आप देख लीजिए। तो इसमें क्या हो जा रहा है? ई, सॉरी आ, ठीक है। 50वां क्वेश्चन है और 91वां क्वेश्चन है ये। तो इसका आ, क्योंकि यहाँ पर देखिए आ दिया हुआ है, अ दोनों होते हैं, बड़ा आ और छोटा आ दोनों। शा ध्वनि का उच्चारण स्थान कौन सा होगा? शा ध्वनि का उच्चारण स्थान कौन सा होगा? ठीक है, हम लोग बोलते भी हैं कि शा, कौन सा शा है ये? कोई एक सीटी वाला सा बोलता है, कोई मूर्धन्य शा बोलता है, कोई ये सा बोलता है। तो ये मूर्धा से बोला जाता है, मूर्धा से शा। तो जब शा आप बोलेंगे तो देखेंगे मूर्धा को ही, मूर्धा हमने बता रखा है, दांत के पीछे वाला थोड़ा मोटा और कोमल भाग जो होता है वही क्या होता है? मूर्धा। हमने एक चित्र भी वहाँ पर बना के दिया है आपको, वहाँ पर दिखाया है हमने कि मूर्धा का पोर्शन कौन सा है। तो वो मूर्धा का पोर्शन ये है, शा यहाँ से बोला जाएगा। उच्चारण स्थान के आधार पर इयाँ, इयाँ क्या है? इयाँ व्यंजन है क्या? तालव्य है, मूर्धन है, कंठ है या ओष्ठ है? तो इसमें कौन सा हो जाएगा? ये इयाँ कहाँ से बोला जा रहा है? तालु से, ठीक है। कहाँ से बोला जा रहा है? तालु से बोला जा रहा है, तो तालव्य हो गया। ये 54 क्या है? शा ध्वनि है। शा कहाँ से है? तो ये आपने भी देखा ही था, कहाँ से? मूर्धा से था, मूर्धन्य। च, छ, ज, झ, इया का उच्चारण आप लोग जब च वर्ग पूरा जब पढ़ेंगे उसमें तो देखेंगे इसमें च, छ, ज, झ, तो ये कहाँ से बोला जा रहा है? सब दंत से बोला जा रहा है। कहाँ से? दंत से बोला जा रहा है। च, छ, ज, झ, ठीक है। कहाँ से बोला जा रहा है? च, छ, ज, झ, इया, च, छ, ज, झ, इया। ये मेरे ख्याल से दंत से ही होना चाहिए। इसमें आंसर में मेरे ख्याल से दिया है तालु। तो ये लोग आप लोग उसमें जाके देख लीजिएगा जहाँ हमने लिखाया है। ये क्वेश्चन थोड़ा मुझे डाउट हो रहा है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। चा, छा, नहीं, तालु ही होना चाहिए, तालु ही होना चाहिए। फिर भी डाउट है तो देख लीजिएगा एक बार। और निम्नलिखित व्यंजनों में से कौन से व्यंजन का उच्चारण तालु से होता है? तो छा ही होगा। अगर यहाँ पर ये हो रहा है तो छा ही हो, जहाँ तक ये है तालु सही होगा, ये दंत नहीं होगा, हाँ। क्योंकि ता, था, दा, धा वो वाला वर्ग जो आएगा वो इसमें तालु, इसमें दंत वाले में आएगा, ठीक है। तो ये वाला सही है, ये सही है और ये सही है, ठीक है मित्रों। तो आज हमने इतना ही क्वेश्चन लिया था, क्योंकि आज पहला क्लास था और आप लोगों को बताना भी था कि हमको शुरू कर रहे हैं इसको, और 30 दिन का प्रोग्राम है। आप लोगों का साथ चाहिए इस वजह से कि 30 दिन तक मैं कंटिन्यू रह सकूं आपके साथ, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बना करके आप लोगों को दे सकूं, और आप सुन करके ही या थोड़ा सा अभ्यास करके ही ज़्यादा से ज़्यादा तैयार कर सकें। इस वजह से
तो क्योंकि थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन था इसमें, इसलिए मैंने ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनाने की कोशिश की है। अगली बार से कोशिश करूँगा कि और भी क्वेश्चन लूँ और ज़्यादा से ज़्यादा आपको हल करवाऊँ, ताकि जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो सके। कम से कम एटलीस्ट 30 डेज में तो कंप्लीट हो ही जाए। इस वजह से आज इतना ही दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको वीडियो लगातार मिलती रहे। लाइक ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, हमको जानकारी मिलती रहे कि आप लोग देख रहे हैं और पसंद आ रही है। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।